Hi friends, today I am going to study the sentence. कल मैंने सेंटेंस के दो टैब्स मैं इस पे वीडियो बना रखा था। आज मैं तीसरा से बताने वाला हूँ, ये इम्परेटिव सेंटेंस से यहाँ से मैं आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को जानेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसके बारे में। तो इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है इसका आज्ञावाचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य। आप यहाँ आज्ञा से समझ रहे होंगे कि किसी को आज्ञा देना, आदेश देना, ये इसका मीनिंग आज्ञावाचक वाक्य हो गया। इसका डेफिनेशन देखते हैं। आप एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। A sentence that express an order, request और एडवाइस। वैसे सेंटेंस जो ऑर्डर को, आदेश को, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना को, एडवाइस मतलब सलाह को बोध करते हैं, उसी को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका हम इस इम्परेटिव सेंटेंस का यूज देखेंगे। यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, कैसे यूज होता है। तो इस इम्परेटिव सेंटेंस का यूज कमांड और ऑर्डर देने में, आदेश देने में होता है। प्रोहिबिटेशन निषेध मतलब नहीं, जहां नकारात्मक होगा, और भी होता है। और दो तीन और होते हैं। उसके सजेशन होता है, जैसे में सजेशन, तो इसे यहाँ पे ओमिट कर देते हैं, यह समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन इसका a sentence that express an order, request और advice। वैसे सेंटेंस जो आदेश को, प्रार्थना और सलाह को बोध कराते हैं, उसी को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यूज इसका है कमांड। किसी को कमांड मतलब ऑर्डर देने में, आदेश देने में, वहां जाओ, गो देयर, जिसमें में गो देयर, वहां जाओ। इसका सबसे बड़ा पहचान है इसका V1 से यह सेंटेंस स्टार्ट होता है। V1 से स्टार्ट होगा, इधर ऑब्जेक्ट। जहां भी जिस सेंटेंस में अगर V1 से स्टार्ट हुआ, V1 से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। ये इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो और भी देखते हैं इसके बारे में और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। एक सजेशन देने में, किसी को सजेशन देना, सलाह देने में काम आता है। ये सलाह देने में इसका भी यूज किया जाता है। तो जैसे मैं सलाह देने में मैं बता देता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको बोलते हैं कि इस दवा को 4 बजे लेना, मतलब वो एक सलाह दे रहे हैं। वो इसी को यहाँ पे यूज किया जाता है इस सेंटेंस के अंतर्गत। अब इम्परेटिव सेंटेंस को तो समझ में आ गया होगा, तो फिर आगे की ओर चलते हैं हम। इम्परेटिव के बाद मेरा है ये ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का हिंदी आप समझ रहे होंगे कि इच्छावाचक वाक्य होता है। इसका हिंदी मीनिंग इच्छावाचक वाक्य होता है, ऑप्टेटिव। तो ऑप्टेटिव का मीनिंग इच्छावाचक वाक्य। तो ऑप्टेटिव इच्छावाचक वाक्य, इच्छा आप इच्छा से समझ रहे होंगे। इच्छा मतलब अपने मन के जो इच्छा होता है, मन के बारे में जो इच्छा होता है, उसके जो यहाँ टी होगा, ऑप्टेटिव। और इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसका होगा a sentence that expresses wish और prayer, prayer।
वैसे सेंटेंस जो प्रेयर और प्रार्थना और विश को जो बोधित करते हैं उसी को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ये हमारा प्रेयर और विश, इसका यूज प्रेयर और विश के लिए किया जाता है। जैसे मैं आप कहीं देखे होंगे, मे गॉड ब्लेस यू, और यहाँ लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है। इसका ये जहां में, अगर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए एक मेरे पास नियम है, वो है में प्लस प्रोनाउन प्लस V1 और प्लस एक्सक्लेमेटर। अगर ये अगर आप फॉलो करेंगे ये रूल, तो आपको ये ऑप्टेटिव सेंटेंस खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर ये रूल आप फॉलो करेंगे, में प्लस प्रोनाउन प्लस V1 प्लस ये एक्सक्लेमेटिव साइन, जिसको हम लोग विस्मयादि सूचक कहते हैं चिन्ह। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस भी तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश और प्रेयर, वैसे सेंटेंस जो प्रार्थना और विश को बोधित करते हैं उसी को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। दैट इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस तो समझ में आ गया, तो आगे एक मेरा लास्ट बच रहा है जो 5 ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी विस्मयादि सूचक वाक्य बोल सकते हैं, विस्मयादि वाचक वाक्य, ये कुछ भी दो में से आप बोल सकते हैं। तो आप 5वां है हमारा सेंटेंस का, वो अभी कंप्लीट करेंगे हम, और ये तो चौथा तक कंप्लीट हो गया। तो 5वां है मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इसका ये डेफिनेशन इसका डेफिनेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अ सेंटेंस that expresses sudden feeling or emotions of the mind that is known as exclamative sentence। यहाँ पे आप समझिए, a sentence that express, अब सडन का हिंदी आप यहाँ सडन का हिंदी आप लिख लीजिए, इसका मीनिंग होता है अचानक। फीलिंग, जो ह्यूमन का अंतर्गत जो फीलिंग होता है उसी को आप यहाँ पे ले सकते हैं। इमोशन, जैसे मैं इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ओह अल्लाह। आप ये सेंटेंस का एग्जांपल देखिए, सेंटेंस में एग्जांपल इसका आ जाएगा, व्हाट अ सॉफ्ट। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन देना होगा। अगर जहां आपको ये दिख गया एक्सक्लेमेटरी साइन, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन एक क्या ऑप्टेटिव में भी आ रहा था, तो उसको हम नहीं बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि अगर में से जहां चालू हो गया सेंटेंस, में से चालू होगा इंड जाके करेगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो आप इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि या में
से जो चालू होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे में ओ लास्ट ऐसा करके जो सेंटेंस होता है उससे अगर चालू होगा सेंटेंस तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के यूजेस देखते हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। यूजेज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूजेज, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के यूजेज बहुत जगह होते हैं, जैसे में यूजेस ऑफ एक्सक्लेमेटरी यूजेस ऑफ एक्सक्लेमेटरी, तो ये जो इसका यूजेस होता है वंडर। वंडर मतलब आश्चर्य, आश्चर्य। देखिए वंडर मतलब आश्चर्य। आश्चर्य आपको कहाँ होगा, जैसे में कोई मर जाता है तो बोलते हैं अरे वह मर गया, अरे वह मर गया। अरे यहाँ पे एक शब्द है अरे, तो इसके बाद ये यह चिन्ह आपको दर्शाता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत है। अब दूसरा इसका आ जाएगा जॉय। जॉय मतलब खुशी। जहां आपको खुशी होगी वहां पे भी आप ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे कि जैसे में देखिए आपके पिताजी अगर टीचर बन गए तो आपको कोई शाबाश देने वाला आएंगे, वाह आपके पिताजी टीचर बन गए, वाह। ये आपको क्या बता रहा है, खुशी के मारे बोल रहा है वाह। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत, ठीक है। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो आप समझ में आ गया होगा। तो आप सेंटेंस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए वो अब हम यहाँ पे बताएंगे थोड़ा सा, बस उसके बाद ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे इरेज कर देते रहे हैं। और अब सेंटेंस होने के लिए क्या क्या जरूरत है, नीड्स फॉर सेंटेंस, नीड्स फॉर सेंटेंस, नीड्स फॉर सेंटेंस। सेंटेंस होने के लिए क्या क्या आपको जरूरी है, सेंटेंस होने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है। तो सब्जेक्ट के, फिर दूसरा में आपको ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका हिंदी देखिए, सब्जेक्ट का होता है कर्ता, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, और वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म अगर तीनों है तो उस सेंटेंस को आप उसे वाक्य कहेंगे। अगर ये तीनों है जिस वाक्य में उसे आप वाक्य कहेंगे। कर्ता, कर्ता आप समझ लेते हैं कर्ता क्या होता है, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया जो काम को करता है, और जिसपे कर्म का जिसपे कर्ता का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जैसे में दिस इज अ काउ। आप यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है मेरा, एक क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और भाव कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसमें सब्जेक्ट ये दिस होगा, इसमें क्या है क्रिया का फल पड़ रहा है इसपे। अब क्रिया इसमें कौन है, दिस होगा, दिस क्रिया होगा, और का इसमें ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि आप ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, और ये यहाँ पे आर्टिकल है। वो जो आर्टिकल आप आगे पढ़ेंगे, इस आर्टिकल क्या होता है, ये एक आर्टिकल है और का एक ये ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ये आपका ये है, और वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब ये। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है। और इसका देखिए, अगर इस अरेंजमेंट में अगर सेंटेंस को अगर आपको पहचानना है तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस भाव प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी में दूसरा होता है, उल्टा होता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद भाव आता है।
ये हिंदी का है, हिंदी का, हिंदी में ये होता है, हिंदी में ये होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब, मतलब कि वह घर जाता है। तो यहां देखिए वह क्या है, वह एक सब्जेक्ट है, घर क्या ऑब्जेक्ट है, और ये क्या वर्ब, वर्ब हमारा जाता है। यानी कि ये तीनों में आप समझ रहे होंगे कि ये हिंदी वर्ड का ये फॉर्मूला होता है, इंग्लिश का ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इस फॉर्मूला को अगर फॉलो करेंगे, अगर इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके सेंटेंस आप कहीं पहचान पाएंगे। तो आप सेंटेंस के बारे में तो आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, आगे के लिए मैं बाद में, इसलिए आज के वीडियो में यहीं पे अंत करता हूं। सो थैंक्स फॉर माय वाचिंग। सो ओके।